नमस्कार। नमस्कार आप सभी को नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जानगंगा जीके के अंदर। हम देख रहे थे मेवाड़ का इतिहास। इसके अंदर पिछली वीडियो में मैंने आपको मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति बता दी थी और यहाँ पर जो वंश शासन कर रहा था उसके बारे में बता दिया था, उसकी उत्पत्ति के बारे में बता दिया था। आज पढ़ते हैं, गुहिल से शुरू किया था। गुहिल के बाद एक मेन शासक हुआ था शिलादित्य। शिलादित्य को हमने पढ़ लिया था। गुहिल के सिक्के मिले थे 2000 चांदी के 1869 में आगरा के नजदीक से, और शिलादित्य का सिक्का मिला था तांबे का। आज पढ़ते हैं गुहिल वंश के सबसे प्रतापी शासक बप्पा रावल। तो शासक हुआ है गुहिल वंश में बप्पा रावल। ये गुहिल वंश का सबसे प्रतापी शासक है बप्पा रावल। अब देखिए, बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है, ये इनका वास्तविक नाम, सबसे पहले जब पढ़ते हैं तो इनका आता है वास्तविक नाम क्या था। वास्तविक नाम, तो फिर ये बप्पा रावल क्या है, तो इतिहासकारों ने कहा कि बप्पा रावल है, इसका वास्तविक नाम नहीं है, ये एक टाइटल है, ये क्या इसकी एक उपाधि है। जैसे बप्पा अपने मेवाड़ गुजरात साइड में लगता है, और गुजरात में जैसे अपने से बड़े होते हैं, आदमी होते हैं, उन्हें बोला जाता है बापजी। ऐसे ही बापजी से बन गया ये बप्पा। और रावल इनका एक टाइटल है जो बाद में लगा था, लेकिन सॉरी इसी के समय लगा था और बाद में सभी शासकों के आगे लगने लगा, तो इसे बोला जाता है रावल। तो क्या होगा, बप्पा रावल क्या होगी इसकी उपाधि। तो इतिहासकारों ने कहा इसका वास्तविक नाम, तो बोले वास्तविक नाम इसका है कालभोज। इतिहासकारों ने इसका वास्तविक नाम बताया कालभोज। तो ध्यान रखना, बप्पा रावल या कालभोज दोनों एक ही है, ठीक है। अब देखते हैं इसके विजय अभियान या विक्ट्री कैंपेन देखें, विजय अभियान देखें इसके। आते हैं विजय अभियान। शक्तिशाली शासक है तो इसके विजय अभियान मिलेंगे, वो देखें कि कौन कौन से इनके विजय अभियान। नंबर 1 पर आता है 734 ईस्वी में चित्तौड़ विजय। 734 ईस्वी में चित्तौड़ विजय। अब देखिए, अब हम कहते हैं कि गुहिल शिलादित्य ये मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ पर राज करते थे। तो मेवाड़ पर राज करते थे तो ये कहां पर राज करते थे। चित्तौड़ तो जीता है बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में। तो इनकी राजधानी हुआ करती थी नागदा के आसपास की। चित्तौड़ इनके पास नहीं था, चित्तौड़ मौर्य शासकों के पास माना जाता है, उनके पास था। तो चित्तौड़ विजय की कहानी आती है कि बप्पा रावल के जब वहां पर राज करते थे, छोटा मोटा एरिया होता था इनका शुरुआत में, तब इनके गुरु हुआ करते थे हरित ऋषि नाम के। बप्पा रावल के गुरु का क्या नाम था, हरित ऋषि। हरित ऋषि नाम के क्या थे इनके गुरु हुआ करते थे, और बप्पा रावल इनकी सेवा किया करते थे, इनकी गाय को चराया करते थे। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, गाय, ये गाय चल रही है, ये हरित ऋषि है, ये आप देवी देख रही है राठासन देवी है, और नीचे ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, बप्पा रावल किस ऋषि की सेवा करते थे, हरित ऋषि की। इनके क्या थे, शिष्य थे। जब हरित ऋषि स्वर्ग जाने लगे तो बप्पा रावल से कहा कि बप्पा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो तू कुछ मांग, मैं तुझे क्या देना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। तो बप्पा रावल ने कहा बस क्या मांगना है, कोई ढंग से जुगाड़ हो जाए, थोड़ा एरिया वेरिया बढ़िया हो जाए, ऐसा ही कोई आशीर्वाद दे दो। तो बप्पा रावल ने किसकी पूजा करता था, राठासन देवी की। बप्पा रावल पूजा करता था राठासन देवी। और राठासन देवी से कहा कि ये मेरा शिष्य है बप्पा रावल, और मैं इसे ये मेवाड़ का राज्य देना चाहता हूं, तो आप इसे मेवाड़ का राज्य प्रदान कीजिए। तो राठासन देवी ने कहा कि ये मेवाड़ राज्य मेरे पास नहीं है, ये अधिकार नहीं है मेरे पास राज्य लेने का। तो हरित ऋषि ने कहा ये किसके पास है, बोले ये तो एकलिंग जी के पास है, आपको उनकी तपस्या करनी होगी। तो बप्पा रावल ने सॉरी हरित ऋषि ने कहा उनका तो मैं फैन फॉलोइंग, उनका तो भक्त हूं मैं। तो फिर हरित ऋषि ने राठासन देवी के कहने पर एकलिंग जी की तपस्या की। एकलिंग जी की क्या की, तपस्या की, और एकलिंग जी के आशीर्वाद से
बप्पा रावल को क्या दे दिया, चित्तौड़ या बोल सकते हैं मेवाड़ दे दिया, मेवाड़ का पूरा राज्य दे दिया, विशाल राज्य दे दिया मेवाड़ का। और मेवाड़ का विशाल राज्य देकर उसे एक जगह बताई कि वहां पर जाकर खोदना, इतने इतने तुम्हें रुपए मिलेंगे। अलग 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 इतिहासकारों के अलग अलग दावे हैं, तो ये क्या फोकडेटी और जनश्रुतियों की तरह उसमें कुछ याद नहीं करना आपको। फिर हरित ऋषि ने कहा कि वहां पर जाकर देखना तो तुम्हें वहां पर पैसे मिलेंगे, पैसे से अपनी सेना तैयार करो और चित्तौड़ दुर्ग को जीत लो। तो बप्पा राव ने आशीर्वाद दिया चित्तौड़ दुर्ग को जीतने का। तो 734 ईस्वी में, सॉरी, हरित ऋषि ने आशीर्वाद दिया चित्तौड़ को जीतने का। तो बप्पा राव ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग छीन लिया। किससे? तो चित्तौड़ किससे छीन लिया? तो पहले इसके ऊपर अधिकार हुआ करता था मानमोरी का, और हम कहते हैं कि मानमोरी मौर्य वंश का था, मौर्य वंश का शासक था। इससे बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में क्या है, चित्तौड़ छीन लिया। लेकिन इसने अब ये सेवा किसकी करता था? एकलिंग जी की। पहले रहता कहां पर था? पहले इनकी राजधानी हुआ करती थी नागदा। तो इसने अपनी राजधानी को क्या रखा? नागदा में रखा। राजधानी क्या रखी? नागदा। और नागदा के अंदर वर्तमान विरुद्धपुर के नजदीक आता है, एकलिंग जी का एक मंदिर बनवाया कैलाशपुरी के अंदर। नागदा के अंदर क्या बनवाता है? एकलिंग जी का मंदिर बनवाता है, क्योंकि एकलिंग जी की आशीर्वाद से इन्हें क्या मेवाड़ मिला था। तो एकलिंग जी का क्या है? मंदिर बनवाता है। एकलिंग जी का मंदिर बनवाता है कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी में क्या एकलिंग जी का मंदिर बनवाता है। और कौन से संप्रदाय का? ये लकुलिश संप्रदाय, यानी बप्पा रावल और हरित ऋषि जिस महादेव की पूजा करते थे वो लकुलिश संप्रदाय से संबंधित थे। तो लकुलिश संप्रदाय का राजस्थान में, अगर उदयपुर के अंदर, मेवाड़ के अंदर मंदिर कोई बनवाता है तो वो बनवाता है बप्पा रावल। कब बनवाता है? चित्तौड़ विजय के बाद। कहां बनवाता है? नागदा, कैलाशपुरी नामक स्थान के ऊपर। और कौन से महादेव है? लकुलिश संप्रदाय के महादेव एकलिंग जी का मंदिर बनवाता है। अब देखिए, बप्पा राव ने अपना राज्य विस्तार किया है, चित्तौड़ को राजधानी बनाया है। इसके बाद में एक तो ये हो गया, इसका विक्ट्री कैंप, विजय अभियान हो गया। चित्तौड़ 734 ईस्वी में मानमोरी से चित्तौड़ दुर्ग छीन लेता है और अपनी राजधानी को कहां रखता है? नागदा के अंदर ही रखता है। ये इसका विजय अभियान हो गया। एक इसके बाद में इसका विजय अभियान आता है जब इसने राजधानी अपना थोड़ा विस्तार कर लिया और चित्तौड़ को जीत लिया। तब इसने क्या है? सिक्के चलाए थे, यानी शक्तिशाली शासक था। तो हम पढ़ते हैं कि गोहिल ने चांदी के सिक्के चलाए, शिलादित्य ने तांबे के सिक्के चलाए, और आपके बप्पा रावल सिक्के चलाता है सोने के। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए। और इन सिक्कों का वजन होता था 115 ग्रेन, यानी एक सिक्का 115 ग्रेन का होता था। और ग्रेन होती है, एक मापने की पद्धति होती है, यानी 115 गेहूं के दाने मान सकते हैं आप। इतनी 115 ग्रेन होती है, गेहूं के दाने के बराबर एक ग्रेन होती है। तो इसने सिक्का चलाया था। अब देखिए, इसने सिक्का चलाया तो शक्तिशाली शासक है, वो भी सोने का सिक्का चलाया। तो हम बोल सकते हैं कि मेवाड़ के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने सबसे पहले मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए। इसके बाद में इसका और विजय अभियान देखें तो एक आक्रमण हुआ था सिंध के ऊपर। गजनी का राजा था, गजनी का सुल्तान था सलीम। भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गए थे बहुत पहले। सिकंदर के बाद विदेशी आक्रमण हो रहे थे लगातार। लेकिन अगर कोई सफल आक्रमण माना जाता है तो वो 712 में माना जाता है सिंध के ऊपर। दाहिर था, सिंध का राजा दाहिर था, उसको हटाकर वहां सलीम का एक सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, इसने क्या है? सिंध पर अधिकार कर लिया। और जब सिंध पर इसने अधिकार कर लिया 712 ईस्वी के बाद, जब सफल आक्रमण हुआ,
सिंध पर अधिकार कर लिया तो आगे बढ़ने लगे तो बप्पा रावल को पता चला। बप्पा रावल अपनी सेना लेकर गया और इस मोहम्मद बिन कासिम को अपने सिंध से लगा पाटता हुआ यहाँ से भगाता हुआ खदेड़ता हुआ इनकी सेना को आगे चला और गजनी तक चला गया। और गजनी में इस सलीम को वहां से हटाता और अपने भांजे को क्या है नया राजा बनाकर आता है बप्पा रावल। तो एक इसका विजय बयान हो गया। ये आपका गजनी वाला गजनी के ऊपर अधिकार कर लेता और अपने भांजे को क्या है वहां का राजा बना के आता है। ये बाकायदा शिलालेखों में लिखा हुआ है, वहां पर हमें मिलता है। और मोहम्मद बिन कासिम को हराता है, यहां से हराता हुआ कहां तक ले जाता है, गजनी तक ले जाता है भगाता हुआ। जब ये जा रहा था तो पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान भारतीय की था, तो यहाँ पर सिंध वाले सेक्टर में कई दिनों तक ये रुका और रुका तो वहां पर इसने एक शहर बसा दिया, अपने नाम का शहर बोल सकते हैं हम। तो उसका नाम है रावलपिंडी। रावलपिंडी वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। तो इनने कौन सा शहर बसाया, रावलपिंडी शहर बसा दिया। क्योंकि ये रावल थे तो इनका रावल तो इनको स्थानीय भाषा में पिंड को पंजाबी भाषा में बोला जाता है, राज्य को पिंड बोला जाता है। तो बोले किसका पिंड, बोले रावल का पिंड, रावल दा पिंड होता ये क्या हो गया, रावलपिंडी हो गया। तो ध्यान रखना बप्पा रावल ने कौन सा शहर बसाया जो पाकिस्तान के अंदर है, रावलपिंडी। किसके विरुद्ध गया था, इधर गजनी के शासक के विरुद्ध गया था। और किसको हराया था, तो मोहम्मद बिन कासिम को हराया था। अपनी जनश्रुतियां तो कहते हैं कि हराता हुआ आगे ईरान, इराक, तुर्कमेनिस्तान आगे तक चला गया था। लेकिन वो जनश्रुतियां हैं बाकायदा, इसका तो हमें प्रमाण भी मिल चुका है। तो ये क्या हो गए, इसके विक्ट्री कैंप हो गए, इसके विजय बयान हो गए बप्पा रावल के। अब देखते हैं इसकी उपाधियां। बप्पा रावल शक्तिशाली शासक है तो इसकी कुछ उपाधियां देखते हैं। विजय बयान देख लिए 734 ईस्वी में चित्तौड़ को जीतता है, गजनी के शासक सलीम को हटाकर अपने भांजे को वहां का राजा बनाता है। अब इसकी उपाधियां हैं। तो इसकी उपाधियों में नंबर 1 पर आती है हिंदुआ सूरज। नंबर 2 पर आ गया आपके राजगुरु। और नंबर 3 पर आ गई चकवे। अब देखिए हिंदुआ सूरज, मेवाड़ के सभी महाराणाओं को क्या बोला जाता है, मेवाड़ के जितने भी शासक हुए उन्हें हिंदुआ सूरज जी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने, तब देखिए बप्पा रावल ने मुस्लिम आक्रांताओं से हिंदुस्तान की सेवा सुरक्षा की है, हिंदू धर्म को बचाया है। तो हिंदू धर्म को बचाने वाले क्या हो गए, हिंदुआ सूरज हो गए, इसलिए इन्हें बोला जाता है हिंदुआ सूरज। राजगुरु क्योंकि इन्होंने एक बड़ा राजा हुआ है, इसने बड़े बड़े अभियान किए हैं, बड़े बड़े शासकों को हराया है। तो क्या ये हो गया राजगुरु की, राजाओं का गुरु हो गया, राजाओं सबसे राजाओं में श्रेष्ठ हो गया, तो उसे बोला जाता है राजगुरु। को चकवे बोला जाता है जो चारों तरफ विजय बयान करता है, चारों दिशा जीतने वाला, जो चारों दिशाओं को जीत लेता उसे बोला जाता है चकवे। तो पुराने राजा अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को जीत लेते थे तो वो क्या कहलाते थे, चकवा कहलाते थे। वैसे ही बप्पा रावल ने इधर गजनी तक हराया, इधर चित्तौड़ जीत लिया, अपने आसपास के सभी राजाओं को हरा देता है, तो ये क्या हो गया, चकवा इसकी उपाधि हो गई। ठीक है, ये 3 इसकी उपाधियां हैं। और इसका 734 वाला चित्तौड़ वाला थोड़ा ध्यान कर लेना। इसके बाद में राजा बनता है अल्लख। बप्पा रावल के बाद में एक शासक आता है अल्लख। आगे का राजा पढ़ेंगे हम अल्लख। कोई ज्यादा खास बात नहीं इसकी, एक तो इसका ध्यान रखना इसका उपनाम आता है, पूछा तो नहीं गया फिर भी पूछ सकते हैं, अल्लू। अल्लू इनको रावल बोला जाता था तो अल्लू रावल, क्या इनका उपनाम आता है अल्लू रावल। हो सकता है थोड़े बचपन में थोड़े मोटे हो तो सभी आलू आलू कहते हो, बाद में कहते हुए रावल कौन बना, बोले आलू, तो आलू कौन बन गया, रावल, आलू रावल ऐसे हो गया फिर इनका नाम। तो ध्यान रखना अल्लठ का दूसरा नाम क्या है, अल्लू रावल। एक इनके समय के 2 हमें अभिलेख मिलते हैं।
एक तो मिलता है आठपुर अभिलेख, आठपुर अभिलेख, और एक मिलता है हमें समझेश्वर अभिलेख। उसके बाद में देखेंगे आठपुर अभिलेख में क्या लिखा गया है। ये इसके समय का नहीं है, ये थोड़ा आगे का है, 957 ईस्वी, 977 ईस्वी का आठपुर अभिलेख, 977 ईस्वी का। इस आठपुर अभिलेख 977 ईस्वी में यहाँ का शासक था शक्ति कुमार, कोई शक्ति कुमार नाम का शासक है, उसके समय का है। और वो लिखता है अलग, इस आठपुर अभिलेख में लिखवाता है कि यहाँ का पहले इनका शासक हुआ करता था अल्लट, यानी अल्लट का नाम है, और अल्लट की माता का नाम मिलता है महालक्ष्मी। और महालक्ष्मी को क्या बताया गया है, महालक्ष्मी को राष्ट्रकूट बताया गया है, यानी इनका धर्म भी बताया गया, इनका वंश भी बताया गया, कौन से वंश से है। तो अल्लट की मम्मी होगी महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी कौन से वंश से है, तो राष्ट्रकूट वंश से है। एक इनके अल्लट के बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने विवाह किया था हुण राजकुमारी की हरिया देवी, हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। और इस हरिया देवी ने हर्षपुर नामक शहर भी बसाया था, हर्षपुर नामक क्या है, नगर बसाया था। तो इतिहासकारों ने कहा कि हुण तो अपने इंडियन नहीं है, भारतीय जाति नहीं है, यानी विदेशी जाति है। तो राजस्थान के अंदर जो पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ, राजस्थान के अंदर पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह हुआ, वो किया था अल्लट ने, यानी विदेशी बहू अगर राजस्थान के अंदर कोई लेकर आया था तो वो था अल्लट। और कौन थी, हुण राजकुमारी हरिया देवी। तो ये भी एक शक्तिशाली शासक माना जाएगा। और एक इसके समय मिलती है, एक तो ये आठपुर अभिलेख हो गया 977 ईस्वी के, इसके समय की नहीं, इसके आगे के राजा की है। तो उसमें अल्लट का नाम मिलता है, अल्लट की माता को बताया गया महालक्ष्मी राष्ट्रकूट, और एक इनके विवाह के बारे में बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय विवाह किया हुण राजकुमारी हरिया देवी से, और हरिया देवी ने हर्षपुर नामक कस्बा बसाया। एक इनके समय का मिलता है, इनसे संबंधित मिलता है सारणेश्वर प्रशस्ति। मैंने आपको बताया था अभिलेख होता है कि किसी दीवार के ऊपर कुछ लिखवा दिया जाए, वो अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गया, भी कोई बड़ी चट्टान के ऊपर लिखा दिया गया। अब प्रशस्ति होती है प्रशंसा, किसी राजा की अगर प्रशंसा की गई है तो वो होगी प्रशस्ति, तो होगी आपकी सारणेश्वर प्रशस्ति। सारणेश्वर प्रशस्ति, लिखने में गलती होगी, सारणेश्वर प्रशस्ति। ये कब की है, तो ये मिलती है आपको 953 ईस्वी की। कहां पर मिली, तो ये उदयपुर के अंदर मिली थी, वर्तमान उदयपुर में। लेकिन बाद में इसे पता चला कि ये यहां की नहीं है, ये वास्तव में कहां की है, वास्तव में ये वरा मंदिर की है, यानी सारणेश्वर जिनके पीछे स्वर लगता है, ये स्वर लगता है वो सभी महादेव जी के मंदिर के होते हैं। तो ये वास्तव में महादेव जी के मंदिर की नहीं, वास्तव में क्या है, वास्तव में ये वरा मंदिर की है। वास्तव में ये कहां पर लगी थी, वराह मंदिर, कहां पर, आहड़ के अंदर। वास्तव में वराह मंदिर आहड़ के अंदर कोई मंदिर के ऊपर लगी थी, हो सकता है बाद में मंदिर टूट गया और वो कोई जो बाठा बचा था वो लाकर इस महादेव मंदिर के अंदर लगा दिया गया हो। तो ये सारणेश्वर प्रशस्ति, इसके ऊपर राजाओं के नाम लिखाए गए हैं, और इसके ऊपर राजा का नाम लिखाया गया वो है अल्लट का, अल्लट का नाम है। अल्लट की माता का नाम महालक्ष्मी मिलता है, वही आपके आठपुर अभिलेख में मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ माता का नाम है, माता के कोई वंश के बारे में नहीं जिक्र है। और अल्लट का पुत्र था जिसका नाम मिलता है नरवाहन, नरवाहन नामक अल्लट के पुत्र का जिक्र मिलता है। अब देखिए कि ये मंदिर किसने बनवाया था, वराह मंदिर, तो ये बनवाया था अल्लट ने। तो अल्लट ने क्या बनवाया, वराह मंदिर। अब देखिए इनकी धर्म की सहिष्णुता है कि ये भगवान शिव को मानते थे, फिर भी इन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, वराह मंदिर भगवान विष्णु का हो गया। तो ये इनकी क्या है, धार्मिक सहिष्णुता भी बोल सकते हैं इसको। इसके बाद में यानी कि इस अभिलेख में
अल्लट के मंत्रियों के नाम मिलते हैं, नौकरों के, मंत्रियों के, तो माना जाता है कि मेवाड़ में नौकरशाही का जनक, मेवाड़ में नौकरशाही का जनक, नौकरशाही का जनक किसे माना जाता है? अल्लट को माना जाता है। किस अभिलेख के आधार पर? सारणेश्वर प्रशस्ति के आधार पर। कब की है? 953 ईस्वी की। तो यह आपका हो गया अल्लट। इसके बाद में राजा बनता है जगतर सिंह, उसे हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।